नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुबह उठते ही एक नया दुश्मन क्यों चाहिए। कभी खामेनेई, कभी मैक्रो, तो कभी नॉर्वे के प्रधानमंत्री। हर दिन, हर सुबह, मतलब हमारे यहाँ शाम होती है, वहां पर इस वक्त वो जागने का टाइम हो रहा है, और हर दिन उनके निशाने पर कोई एक अलग नेता होता है। वो सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, किसी नेता को खरी खोटी सुनाते हैं या धमका देते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जब उनको शांति का नोबेल नहीं मिला है तो दुनिया में शांति की जिम्मेदारी उनकी है ही नहीं। ट्रंप ने सोचा था कि वेनेजुएला में एक्शन, ईरान को धमकी और ग्रीनलैंड के बहाने यूरोप पर टैरिफ लगाने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी अप्रूवल रेटिंग पहले से बहुत कम हो गई है। दिलचस्प बात तो यह है कि आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इसके बाद आपको बताएंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने लगभग 2 घंटे के भारत दौरे पर आकर पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ा दी है। मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में आतंकवाद, एआई, रक्षा सहयोग, निवेश जैसे मुद्दों पर बात की। उनकी इस यात्रा ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। इसके अलावा डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में से पहले पाकिस्तान की खूब इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। वहां खैबर पख्तूनख्वा के बेगुनाहों की हत्या और पाकिस्तान के आतंकवाद के विरोध में जमकर शरीफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इसके बाद आपको प्रयागराज के माघ मेले में लेकर चलेंगे, जब स्नान, ध्यान और आस्था की डुबकी से ज्यादा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा होगी। यहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और पुलिस प्रशासन आमने सामने है। शंकराचार्य अपने काफिले को रोके जाने पर भड़के हैं तो प्रशासन व्यवस्था का हवाला दे रहा है। अब इसमें एक और विवाद जुड़ गया है और प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिया। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं केरल की उस घटना के बारे में बताऊंगी जिसमें एक लड़की पर व्यूज पाने के लिए एक व्यक्ति पर छेड़खानी का झूठा आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने का आरोप है, जिसके बाद उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से केरल में कई लोग कार्डबोर्ड पहनकर घूम रहे हैं ताकि कोई छेड़खानी का झूठा आरोप ना लगा पाए। आज सबसे पहले हम आपको ये चिट्ठी दिखाना चाहते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर को लिखी है। नॉर्वे वही देश है जहां की नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी हर साल उस विजेता के नाम का ऐलान करती है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पुरस्कार को, ये जो नोबेल उनको नहीं मिला, उसे अपने अहंकार का सवाल बना लिया है। तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसकी भाषा पर बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा है कि उन्हें 8 से ज्यादा युद्ध रुकवाने के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया और इसलिए अब दुनिया में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। सोचिए, जो अमेरिका खुद को दुनिया में मानवता और शांति का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी बात कर रहे हैं। इसी चिट्ठी में राष्ट्रपति ट्रंप यह भी लिखते हैं कि उनके लिए अमेरिका के हित और उसका फायदा पहले आता है, और वो ये भी कहते हैं कि जब डेनमार्क ग्रीनलैंड को रशिया और चाइना से सुरक्षित नहीं रख सकता तो ग्रीनलैंड का मालिकाना हक डेनमार्क के पास क्यों है? क्या आप समझ रहे हैं? ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की सोच खतरनाक होती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी कहना है इसमें कि अमेरिका ने अब तक नेटो के लिए बहुत कुछ किया और अब नेटो की बारी है कि वो अमेरिका का साथ दे, ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंपा जाए। लेकिन हकीकत में इस चिट्ठी का पूरा लबोलुआब सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। वो बहुत नाराज है, खिसियाए हुए हैं और इसी वजह से वो अब ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में एक वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने इस चिट्ठी की पुष्टि की है और अपनी सफाई में कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल कमेटी देती है और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे देश को अपनी मनमानी पर चला रहे हैं अमेरिका को इस वक्त, वो शायद ये समझ ही नहीं पाएंगे कि नॉर्वे में एक इंडिपेंडेंट नोबेल कमेटी ये अवार्ड देती है और वहां के प्रधानमंत्री उस बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं।
देखिए, उनका यह भी कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को सारी बातें पहले ही स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार तय नहीं करती है, नोबेल कमेटी करती है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बातों पर अड़े रहे। उन्होंने शिकायत के तौर पर यह चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक पुरस्कार नहीं मिलने से किसी देश के राष्ट्रपति के अहंकार को ऐसी चोट पहुंची है और इसके कारण पूरी दुनिया में आज हंगामा हो रहा है, अस्थिरता है। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, लव एट फर्स्ट साइट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पहली नजर में प्यार हो जाना। राष्ट्रपति ट्रंप को भी नोबेल शांति पुरस्कार से लव एट फर्स्ट साइट हुआ। उन्होंने शुरुआत से ही यही माना कि यह पुरस्कार उनको जरूर मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अपना अपमान माना। और आज आप देखिए कि इस अपमान के प्रतिशोध में वो क्या क्या कर रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड से लेकर ईरान, ईरान से लेकर यूरोप देशों के साथ। वेनेजुएला पर हमले से लेकर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, यूरोपीय देशों से टकराव, जिसके बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने की बौखलाहट में अब एआई की मदद से, एक राष्ट्रपति है वो, और वो एआई की मदद से क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये देखिए। ट्रंप ने पोस्ट की है अगस्त 2025 की तस्वीर। यूएस का हिस्सा उन्होंने, देखिए यहां पर देखिए, ये पूरा मैप देखिए, कनाडा और वेनेजुएला। कनाडा पे भी उन्होंने मैप लगा दिया है। सबसे पहले उन्होंने अगस्त 2025 की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका का एक नया नक्शा दिखाया गया है। यह नया नक्शा है जिसमें कनाडा, देखिए ये ऊपर का कनाडा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर साउथ अमेरिका में ये जो आप वेनेजुएला देख रहे हैं, वेनेजुएला हो कनाडा हो, एआई की मदद से उन्होंने कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखा दिया है। ऊपर में दिखाइए एक बार, सबसे ऊपर ग्रीनलैंड का हिस्सा, तीनों को उन्होंने अमेरिका के मैप से कवर कर दिया है। और यह अगस्त 2025 की तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे हैं यूके के हेड ऑफ स्टेट से, कीर स्टारमर से, फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की, इधर उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन की है, इमैनुअल मैक्रोन भी आपको इस तस्वीर में फ्रांस के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, इस तरह की चीजें अमेरिका के राष्ट्रपति खुद कर रहे हैं और सही मायनों में देखें तो ऐसा करके वो यूरोप के नेताओं का मजाक ही उड़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमेरिका को कोई नहीं रोक सकता। पहले वेनेजुएला पर हमला किया, अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी जा रही है और इसके बाद कनाडा का नंबर आने वाला है। वेनेजुएला, कनाडा और ग्रीनलैंड सीधे तौर पर नजर है डोनाल्ड ट्रंप की। और कई बार देखिए, एक वक्त पर अगर आपको याद हो, फाइनेंशियल टाइम्स ने उनको टैको कहा था, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी वो हमेशा धमकी देते हैं लेकिन फिर पीछे भाग जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको सीरियसली ले लिया, उसके बिल्कुल विपरीत जो जो धमकी दे रहे हैं उस पर करने पर वो उतारू दिख रहे हैं। और इसीलिए जब इस तरह की धमकी वो दे रहे हैं तो अब पूरे विश्व में एक डर, अस्थिरता का माहौल जरूर है। और इस तस्वीर को देखिए, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है एआई तस्वीर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का झंडा लेकर, ग्रीनलैंड यहां पर लिखा हुआ है, ये वाला, ये वहां पर जूम इन कीजिए, ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी एस्टैब्लिश्ड 2026, हमने हिंदी में आपके लिए इसको ये कर दिया है। उन्होंने ये डाला है ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी यानी अमेरिका की धरती, स्थापना 2026 इस साल के लिए वो कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ ग्रीनलैंड की धरती पर अमेरिका का झंडा डालते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ है उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस जो उन्हीं की बोली बोलते हैं अगर आपको याद हो, और मार्को रूबियो उनके विदेश मंत्री जो चिट पर उनको लिखकर चीजें देते हैं। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप आपको झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर अगर 2026 में दिखाई दे रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अगर ये पोस्ट डाल रहे हैं तो इसकी अहमियत को समझिए। राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रशिया, चाइना ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। जबकि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जिन्होंने आज खुद कहा है कि रशिया की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई योजना ही नहीं है। सच तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ये सब करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार ना देकर बहुत बड़ी गलती की गई है। आज ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका दुनिया की एकमात्र शक्ति है जो शांति ला सकती है।
और ये शांति ताकत के दम पर ही लाई जाएगी। माइट इज राइट अंग्रेजी में एक और कहावत है, यानी जिसके पास ताकत वही सही। और इसी फॉर्मूले पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें लोगों की जान बचाने की चिंता है। मुझे लगता है कि एक लाइन में इससे बड़ा चुटकुला आज हो नहीं सकता। हालांकि ये बात कहते हुए उनका दर्द भी छलकता है। वो कहते हैं कि नॉर्वे की सरकार चाहती तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनिए। No, I don't care about the Nobel Prize. First of all, a very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize, and I appreciate that. If anybody thinks that Norway doesn't control the Nobel Prize, they're just kidding. They have a board, but it's controlled by Norway, and I don't care what Norway says. But I really don't care about that. What I care about is saving lives, and I think I've saved tens of millions of lives. If you look at India, Pakistan, just as two nuclear powers, you look at so many of the countries that were in in some cases, a 35-year war, and I got it done. We stopped 8 wars, and maybe we'll be stopping a 9th very soon. We'll see. डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग को समझने की आजकल बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये अब कोई बच्चा भी समझ सकता है। वो जो नोबेल की धुन है, ये जो सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये तो नोबेलिया हुआ, वही वाला मामला है। आपने गाना सुना होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। राष्ट्रपति ट्रंप अब यही कर रहे हैं। वो नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने का इंतकाम पूरी दुनिया से एक एक करके ले रहे हैं। उन्होंने इसे अपने अहंकार का सवाल बना लिया है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप का ओबामा सिंड्रोम है। साल 2009 में जब बराक ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 8 महीने बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बराक ओबामा ने दुनिया में कोई बड़ा शांति समझौता नहीं कराया। खुद बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यही बात राष्ट्रपति ट्रंप को परेशान करती है। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जब बराक ओबामा को बिना कोई शांति समझौता किए नोबेल मिल सकता है शांति पुरस्कार, तो उन्हें कथित रूप से 8 युद्ध रुकवाने के बाद भी ये पुरस्कार क्यों नहीं मिला? एक बड़ा सवाल है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप की सुई नोबेल शांति पुरस्कार पर ही आकर क्यों रुक गई है। कितने महीनों से आप देख रहे हैं उनको नोबेल की बात करते हुए। अब तो उनको नोबेल अपना मचाडो ने दे भी दिया है। इसका बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है, ये शांति से ज्यादा स्वीकृति यानी वैलिडेशन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ट्रंप का अब तक का इतिहास विवादों से भरा रहा है। उनकी छवि को लेकर अमेरिका में कई सवाल उठते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता तो इतिहास उन्हें लेकर विनम्र रहता। उनकी छवि एक शांति दूत के रूप में जानी जाती। संक्षेप में कहें तो यह एक पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप के सभी पुराने विवादों पर पर्दा डाल देता, कालीन के अंदर उन्हें छिपा देता। और इसी वजह से इस पुरस्कार को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मचाडो ने दे दिया पुरस्कार, चिट्ठी लिख के साथ में बड़े से फ्रेम में लगा के, लेकिन फिर टीस निकल गई उनकी आज। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति दूत तो कहते हैं, लेकिन वो करते क्या है, जरा उसकी भी एक झलक देख लीजिए। इमैनुअल मैक्रों, हमने आपको शुरू में ही बताया था ना कि ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति ट्रंप रोज सुबह उठते हैं। अब लगभग वहां सुबह होने ही वाली है, वहां पर वोट गए होंगे। सुबह उठते ही एक दुश्मन वो खोजते हैं। एक इंटरनेशनल नेता के भी कोई भी हो सकता है, उसके पीछे वो पड़ जाते हैं। कभी खामेनेई को धमकियां देते हैं, अब इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ उन्होंने बीती शाम जो कहा है वो दिखाते हैं। इसी हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन जब राष्ट्रपति मैक्रों ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का समर्थन करने का फैसला किया कि नहीं भाई, ग्रीनलैंड के लोग डिसाइड करेंगे या ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों को अपमानित करने के लिए उनके प्राइवेट मैसेजेस को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया, जिनमें यह लिखा था कि राष्ट्रपति मैक्रों को ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का मतलब समझ नहीं आ रहा है और वो डावोस में G7 देशों की एक बैठक का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। इसमें वो पेरिस का भी जिक्र करते हैं, जिसमें रशिया को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्राइवेट मैसेज को न सिर्फ सार्वजनिक कर दिया बल्कि राष्ट्रपति मैक्रों को यह भी धमकी दी कि फ्रेंच वाइन, जो लोग वाइन के शौकीन हैं उन्हें पता होगा कि फ्रांस से जो फ्रेंच वाइन है, जो फ्रेंच विनयार्ड्स है, वहां की वाइन की बहुत पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में। अमेरिका से लेकर तमाम देशों में वो खरीदा जाता है, बेचा जाता है। जो फ्रेंच वाइन है, जो फ्रेंच शैंपेन है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 200% टैरिफ लगा सकते हैं। और ये एक ऐसी धमकी है जिससे फ्रांस में खलबली मच गई है। देखिए, फ्रांस हर साल, हम आपको सुनाते हैं कुछ ही देर में कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या कहा है। फ्रांस हर साल अमेरिका को 40,000 करोड़ रुपए की वाइन और शैंपेन निर्यात करता है, जिस पर अभी सिर्फ 15% टैरिफ है। लेकिन अब अगर इन पर 200% टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिका में फ्रेंच वाइन और शैंपेन का निर्यात काफी कम हो जाएगा। इससे फ्रांस को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। फ्रांस अकेले अपनी 25% वाइन और शैंपेन अमेरिका को निर्यात करता है और अब राष्ट्रपति ट्रंप इसी निर्भरता को निशाना बनाकर फ्रांस को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका को फ्रांस का साथ नहीं मिला तो अमेरिका फ्रांस को बिल्कुल भी लिहाज नहीं करे। Oh, did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. कुछ ही महीनों में पद से बाहर होने वाले हैं इमैनुअल मैक्रों, ये डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में कह रहे हैं और इसी में उन्होंने ये टैरिफ की भी बात कर दी है कि 200% टैरिफ लगा देंगे फ्रांस के वाइन और शैंपेन पर। जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप के देशों को निशाना बना रहे हैं, उसके बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या इस टकराव के कारण पश्चिमी देशों में वैसे ही हालात बन सकते हैं जैसे दूसरे विश्व युद्ध के समय बन गए थे। उस वक्त भी दूसरा विश्व युद्ध पश्चिमी देशों के बीच लड़ा गया था, जिनमें एक तरफ जर्मनी, जापान, इटली थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। बाद में इस युद्ध में सोवियत संघ भी शामिल हो गया और आज एक बार फिर से यूरोप के देशों में आपसी टकराव हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय नेताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। 18 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तानाशाह और जोकर कहा। हम बस कुछ नमूने दिखा रहे हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन की, जिसके वो मदद का दावा करते हैं, उनको तानाशाह भी कह दिया और जोकर भी कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को मूर्ख बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए कहा कि वो अब कुछ दिनों के राष्ट्रपति हैं और वो उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। जर्मनी के लिए ये कहा कि वहां की सरकार को फैसला लेना नहीं आता। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को मैडमैन बताया। ये लिस्ट बहुत लंबी है। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि जो भी नेता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ असहमति जताता है, राष्ट्रपति ट्रंप उस नेता का अपमान करते हैं, अपना निजी दुश्मन बना लेते हैं। और आज भी वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के देशों के साथ सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में अमेरिका का विरोध करने वाले देश रशिया और चाइना के खेमे में जा सकते हैं। इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से चर्चा हो रही है कि आज जब अमेरिका लाल आंखें दिखा रहा है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, यूरोप के ही देशों से टकराने को तैयार है, तो क्या ये तमाम देश रशिया या चाइना का रुख कर सकते हैं? अगर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बौखलाए हुए ट्रंप ज़ेलेंस्की की मदद पूरी तरह से छोड़ देते हैं, यूरोपीय देशों को अलग थलग कर देते हैं, क्या ये मुल्क बिल्कुल दीवार पे जाकर खड़े नहीं हो जाएंगे और फिर सोचेंगे कि हमें किधर रुख करना है? मौजूदा हालात में ऐसा होना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ग्रीनलैंड पर तनाव बढ़ता है तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश रशिया का रुख जरूर कर सकते हैं और इससे दुनिया में वैश्विक तनाव और युद्ध की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, या फिर चाइना के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को आगे ले जा सकते हैं, ये जानते हुए कि चीन पर भरोसा मुश्किल है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के इस मॉडल को आप 3D मॉडल भी कह सकते हैं। वो दबाव, धमकी और डर, दबाव, धमकी, डर, इसके साथ चलता है। राष्ट्रपति ट्रंप यही सोच रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण कर लिया, क्या किया दुनिया ने? कुछ नहीं। आज भी निकोलस मादुरो अमेरिका की धरती पर हैं, जेल में हैं, उनका ट्रायल चल रहा है। वैसे ही अगर वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देते हैं, यूरोप के देशों पर डेनमार्क का साथ देने के लिए 10% का टैरिफ लगा देते हैं, उससे उनकी लोकप्रियता में इजाफा अमेरिका में होगा।
लेकिन हकीकत यह है कि ये सब करने के बाद भी अमेरिका के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनके फैसलों को लेकर अपनी असहमति जता रहे हैं। और आज उनकी अप्रूवल रेटिंग्स कहां पहुंच गई है, हम आपको दिखाते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति, ये देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिन की उनकी दिखा रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 1 साल पूरा हो गया और 1 साल पहले जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उनकी अप्रूवल रेटिंग, जूम इन कीजिए, 52% थी और डिसअप्रूवल रेटिंग्स 43%। 52 और 43 यानी लगभग 9% का गैप था। लेकिन आज यही अप्रूवल रेटिंग्स पलट गए, 42 हो गई है। ये देखिए मामला किस तरह से 52 से 53 पर भी 44 पर उनका पहुंचा और अब 42 पर है। अप्रूवल रेटिंग्स यहीं से, मतलब मुझे लगता है कि जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में पिछले साल उनकी अप्रूवल रेटिंग्स नीचे आ चुकी थी, डिसअप्रूवल ऊपर बढ़ चुकी थी। और यही बढ़ते बढ़ते आज देखिए जब हम जनवरी 2026 में मौजूद हैं, 55% उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग हो गई है और 42% उनकी अप्रूवल रेटिंग हो गई। और ये आंकड़े रॉयटर्स और इप्सॉस के सर्वे में सामने आए हैं। हम रॉयटर्स और इप्सॉस को आपके सामने कोट कर रहे हैं। इसी तरह CNN का सर्वे कहता है कि पिछले 1 साल में राष्ट्रपति ट्रंप ने जितने भी फैसले लिए हैं उनसे अमेरिका के ज्यादा लोग नाखुश हैं। ये CNN के सर्वे में अप्रूवल 39% है और डिसअप्रूवल 61%। हालांकि अगर आप अमेरिका की मीडिया को देखेंगे तो वहां पर माना जाता है कि CNN जो है वो हमेशा ट्रंप के खिलाफ रहता है, रिपब्लिकन्स के खिलाफ रहता है। वहीं जो फॉक्स न्यूज है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बोलता है। तो ये सर्वे यही बता रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में भरोसा लोगों का घटता जा रहा है, 39% है। अगर पूरी दुनिया के नतीजों की बात करें तो इसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता काफी कम है। 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 के बीच पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 70% अप्रूवल रेटिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो हम सबसे ऊपर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जूम इन करके दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग्स जो है, ग्लोबल लीडर्स की लोकप्रियता, जो कि हम मॉर्निंग कंसल्ट एक जानी मानी एजेंसी के हवाले से आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग सबसे ऊपर हमने आपको दिखाई, जो कि 70% है। जबकि सनाई तकाइची जो जापान के नेता हैं उनकी रेटिंग है 63%। उसके बाद जेवियर मिली अर्जेंटीना के 60%, आंद्रेस बाबिस चेक रिपब्लिक के 60%, ली जियांग दक्षिण कोरिया के 57%, 56% है कैरन केलर शटर स्विट्जरलैंड की। उसी के बाद 50% मार्क कार्नी कनाडा के। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज जो कि 45% पर हैं। 45 पर ही जोनास गेहर स्टोर है नॉर्वे के, और क्लाउडिया शिनबाम जो मेक्सिको के वो है 45% पे। और इन सब में ये पायदान है आज डोनाल्ड ट्रंप का 43%। और ये मॉर्निंग कंसल्ट जानी मानी एजेंसी के हवाले से जो सर्वे के रिजल्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास कोई नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। मॉर्निंग कंसल्ट का ये डेटा है जिसमें वो आज भी दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे ज्यादा है। ये स्थिति भी तब है जब राष्ट्रपति ट्रंप मीडिया में आकर भाषण देने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 20 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रपति ट्रंप ने 329 दिनों में 250 बार मीडिया के सामने आकर भाषण दिया। 320 बार वो आधिकारिक कार्यक्रमों में नजर आए। इसी दौरान उन्होंने ट्रूथ सोशल पर 100, 200 या 500 नहीं बल्कि 5000 पोस्ट किए, जिस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप को मीडिया में रहना अच्छा लगता है। उनकी सबसे बड़ी हॉबी यह है कि वो अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। आप पिछले 20 दिनों का ये लेखा जोखा देखिए, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कभी वेनेजुएला को लेकर भाषण दिया, कभी ईरान को लेकर धमकी दी, कभी खुद को शांति का मसीहा बताया, कभी ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की बात की, कभी उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने का श्रेय अपने माथे पर रख लिया, कभी उन्होंने मैक्रोन को गाली दी, कभी उन्होंने खामेनेई के खिलाफ बोला, कभी उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, कभी कनाडा पर नजर डाली, कभी ग्रीनलैंड को हथियाने की बात की। राष्ट्रपति ट्रंप को मीडिया में हेडलाइन बनने के साथ अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए नेटो के महासचिव मार्क रट ने सीरिया, गाजा, यूक्रेन के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों की तारीफ की है।
इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप मार्क रट को एक महान इंसान बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने नेटो के महासचिव से फोन पर बात करके तय किया है कि स्विट्जरलैंड के डावोस में कोई बैठक करेंगे और इसी बैठक में ग्रीनलैंड के भविष्य पर फैसला होगा। अब सोचिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी एनुअल बैठक होती है, मेगा मीटिंग होती है डावोस में, और वो कह रहे हैं कि इसी डावोस में जाकर वो ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला करेंगे। इसके अलावा जब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का यूरोप के देशों के साथ तनाव बढ़ रहा है, तब अमेरिका के नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने अपने एक सैन्य विमान को ग्रीनलैंड भेजा है जो पीटिफिक स्पेस बेस पर तैनात रहे। अमेरिका का कहना है कि यह तैनाती पहले से तय सैन्य गतिविधियों के तहत ही की जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की योजना बना रहा है, जिससे अमेरिका और यूरोप के देशों में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में डावोस का सम्मेलन बहुत बड़ा है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट चल रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप भी इस समिट में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात नेटो देशों के साथ तो होगी ही, साथ ही भारत के बड़े उद्योगपतियों से भी राष्ट्रपति ट्रंप मुलाकात करने वाले हैं। इनमें टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, विप्रो के सीईओ श्रीनी पल्लिया, इंफोसिस के सीईओ सलिल एस पारेख, महिंद्रा ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अनीश शाह, बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज और जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के हरि एस भारती शामिल होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस बार डावोस के सम्मेलन में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मुलाकात बहुत बड़ी मानी जा रही है। इन तमाम घटनाओं के बीच आज हम एक और पैटर्न की बात करना चाहते हैं जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है। साल 2024 में जब वेनेजुएला में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तब इन चुनाव में विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया था और लोगों में यह धारणा बनाई गई कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बेईमानी करके वोट चुराकर राष्ट्रपति बने। इससे पहले साल 2024 में ही जब बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुए और इन चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को जीत मिली, तब बांग्लादेश के चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया गया और इन आरोपों के बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने की नौबत लेनी पड़ी और वो भारत में आकर शरण लेनी पड़ी और वोट चोरी का बांग्लादेश छोड़कर भारत में आकर शरण लेने की नौबत आई। और देखिए, वोट चोरी का यही पैटर्न पाकिस्तान हो, जॉर्जिया हो, ईरान के भी चुनाव में दोहराया गया, जिसके कारण इन देशों में भी राजनीतिक अस्थिरता काफी बढ़ गई। सवाल यह पूछा जा रहा है, क्या इन सब के पीछे अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ है? और आज भारत में भी चुनाव की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हमारे यहां वोट चोरी को लेकर बहस तो होती है, लेकिन आज तक इस लोकतंत्र में कभी भी इस तरह के आरोपों से सरकार नहीं गिरी है। हमेशा सरकार बनी या गिरी है तो लोगों के वोट के दम पर। इससे यह भी पता चलता है कि भारत के लोकतंत्र को बाकी देशों की तरह डिगाया नहीं जा सकता। खैर, अमेरिका के बाद अब आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं। ये देखकर आप लोग हैरान ही रह जाएंगे। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत दौरे से गहरे सदमे में है इस वक्त पाकिस्तान। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जाकर अल नाहयान का स्वागत किया, उसके बाद अपनी गाड़ी में उनको लेकर आए, पूरा प्रोटोकॉल पीछे छोड़ दिया उनके लिए, और उसके बाद जैसे 2 घंटे की धुआं रफ्तार जिसे कहा जाता है बैठक में दोनों के बीच का रिश्ता दिखा, केमिस्ट्री दिखी। पाकिस्तान को तो दर्द होना ही था। पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि वहां का मीडिया, वहां के नेता दिन रात इस दौरे का विश्लेषण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ऐसी क्या भूल हो गई जो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर घोषित कर दिया है। पहले कहा जा रहा था कि मोहम्मद बिन जायद 3.5 घंटे दिल्ली में रुके थे, लेकिन अब यह बताया गया है कि मोहम्मद बिन जायद का भारत दौरा 1 घंटे 45 मिनट का था। इस दौरे के जरिए भारत ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा संदेश भी दिया, जिससे पाकिस्तान और बेचैन हो गया है। जिस कश्मीर पर पाकिस्तान झूठ फैलाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी कश्मीर की पश्मीना शॉल राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को भेंट के रूप में दी और उनकी मां शेख फातिमा बिन्त मुबारक को भी पश्मीना शॉल के साथ कश्मीरी केसर उपहार में दिया। और यह प्रधानमंत्री मोदी का कूटनीतिक संदेश ही था, जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों बेचैन हो गई। स्थिति तो यह हो गई है, इस दौरे के बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन कर दिया और दावा है कि इस बातचीत में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे की चर्चा भी कर ली।
पाकिस्तान की इस बेचैनी का ये कारण है कि भारत और यूएई ने एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि अब रक्षा के क्षेत्र में भारत और यूएई के बीच बड़े करार हो सकते हैं। और ये करार इसलिए भी बड़े होंगे क्योंकि पिछले महीने अबू धाबी में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से भारत और यूएई की सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया था। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई पर सहमति जताई थी। पाकिस्तान ने सोचा था कि उसे सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करने से भारत के खिलाफ रणनीतिक लाभ होगा, लेकिन हकीकत में इस रक्षा समझौते के कारण यूएई भारत के करीब आया। अब पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस बात का मातम मना रहा है कि यूएई जैसा मुस्लिम देश भारत के खेमे में चला गया है और अब भारत के खिलाफ इस्लामिक नेटो बनाना आसान नहीं होगा। सुनिए। ये ऑफिशियल अकाउंटों से पोस्ट हुई है। मोहम्मद बिन जायद की आंखें झुकी हुई हैं, सर भी आप समझ सकते हैं कि झुका हुआ नजर आ रहा है, और मोदी को आप देखें कि वो किस तरह। यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा वैसे तो सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट का था, लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान में बेचैनी आपने देखी, कई गुना बेचैनी थी। और इसके 2 बड़े कारण हैं। असल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति खाड़ी देशों पर पूरी तरह से टिकी हुई है, जिसमें तेल से लेकर कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक समर्थन की ही वजह से पाकिस्तान खाड़ी देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। अब यूएई तेजी से भारत के करीब आ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक के क्षेत्र में करीबी बढ़ रही है। भारत और यूएई का यह मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के लिए सीधा खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत अब खाड़ी देशों में सिर्फ आर्थिक साझेदार नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रणनीतिक साझेदार बन रहा है। और यहां पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि वो तो सऊदी अरब और यूएई को एक साथ नहीं साध सकता, लेकिन भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि यूएई भी हमारे साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, सऊदी अरब भी भारत को अपना मजबूत सहयोगी मानता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर अपने देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुनीर ने एक इंटरव्यू दिया है और कहा कि इस्लाम धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला। आज पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के बीच खास दर्जा मिल गया है। पाकिस्तान पर अरब के ज्यादातर देश जो है बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उनमें ईरान, यमन, लेबनान जैसे देशों की पाकिस्तान कई बार धोखा दे चुका है उनको। और यूएई भी पाकिस्तान की फितरत समझता है, भारत के साथ है। लेकिन आसिम मुनीर के इस बयान से इतना तो स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान को और कट्टर बनाना चाहता है। उसकी योजनाएं इस्लाम धर्म पर केंद्रित है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरवाद को और ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसा होने पर पाकिस्तान में आतंकवाद की कुछ और फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, जैसे आप इन तस्वीरों को देखिए। लश्कर तैयबा ने एक नया ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है, जिसमें आतंकवादियों को स्कूबा डाइविंग, प्रोफेशनल स्विमिंग, हाई स्पीड बोट हैंडलिंग, अंडर वाटर ऑपरेशंस और सोशल मीडिया ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में लश्कर का एक कमांडर खुद कबूल करता है कि एक वाटर फोर्स तैयार कर रहे हैं जो जिहाद का काम करेगी। और ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि साल 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ था, तब सभी 10 आतंकी आए थे वो मुंबई में पानी के ही रास्ते आए। पाकिस्तान भले बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता हो, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान की क्या इज्जत है वो आप इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड के डावोस शहर से आई हैं, जहां दुनिया के ताकतवर देश आर्थिक भविष्य की बातें करते हैं। लेकिन इसी मंच पर पाकिस्तान की कैसे इंटरनेशनल तगड़ी बेइज्जती हुई है, ये देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ठीक पहले स्विट्जरलैंड की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ कई नारे गूंजे, जिनमें यह सवाल पूछा गया कि हु इज द एनिमी ऑफ पीस, और लोगों ने कहा कि शांति का दुश्मन पाकिस्तान है। इसके बाद यह सवाल पूछा गया कि हु इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इस पर लोगों ने कहा कि मानवाधिकारों का दुश्मन भी पाकिस्तान है। फिर इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारे लगते रहे। इसकी डावोस में खूब फजीहत हुई है। ये प्रदर्शन पश्तून समुदाय के मुसलमानों ने किया, जिन पर पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना पर आरोप है कि उसने कई पश्तून विद्रोहियों की हत्या तक कर दी। आपको बीजेपी के नवीन युग के बारे में जरा बताते हैं और इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर नितिन नवीन को अध्यक्ष क्यों चुना गया। आज नितिन नवीन को बीजेपी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि नितिन नवीन उनके बॉस हैं और अब वही उनके काम का आकलन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बिठाया, उन्हें मिठाई खिलाकर उनके परिवार से मुलाकात की। सबसे पहले तस्वीरों को देखिए। आगे बढ़ो, नितिन नवीन
माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट है। उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। हमारे देश में देखिए मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस पार्टी। इन दोनों पार्टियों की कार्यशैली को लेकर काफी बहस होती है, लेकिन आज हम आपको इन दोनों पार्टियों में एक मौलिक अंतर दिखाना चाहते हैं। आज जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना बॉस बताया और ये कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को अब नितिन नवीन का फैसला मानना ही होगा। लेकिन पिछले साल जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर टकराव हुआ तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस विवाद पर फैसला पार्टी हाईकमान लेगा, जबकि पार्टी अध्यक्ष वो खुद हैं। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. आज प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जो मिलेनियल पीढ़ी से आते हैं। ये वो पीढ़ी है जिसका जन्म साल 1980 से 1996 के बीच हुआ। बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन जिस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो उस बीजेपी से भी युवा हैं। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को रखी गई थी, जबकि नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को हुआ था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पूरी दुनिया में बीजेपी के सबसे ज्यादा 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं। उसके बाद देखिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जिसके 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके 4 करोड़ 41 लाख कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जिसके 3 करोड़ 74 लाख कार्यकर्ता हैं और 5वें स्थान पर भारत की कांग्रेस पार्टी के 2 करोड़ 60 लाख कार्यकर्ता हैं। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं और उनकी पीढ़ी को साइलेंट जेनरेशन कहा जाता है, यानी वो पीढ़ी जिनका जन्म साल 1928 से 1945 के बीच हुआ, जबकि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मिलेनियल जेनरेशन वाई से है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब नितिन नवीन के सामने कई चुनौतियां होंगी। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज तक सरकार नहीं बना पाई। इसके बाद अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा होगा। 2017 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती थी तब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष थे, और जब 2022 में बीजेपी को दूसरी बार उत्तर प्रदेश में जीत मिली तब जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष थे। अब नितिन नवीन पर यह जिम्मेदारी होगी कि बीजेपी 2027 में उत्तर प्रदेश में जीत का हैट्रिक लगाए। इसके अलावा 2029 का लोकसभा चुनाव भी नितिन नवीन की अध्यक्षता में बीजेपी लड़ सकती है और इसीलिए नितिन नवीन की यात्रा आसान नहीं होगी। वैसे नितिन नवीन जिस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उस बीजेपी के बैंक खाते में 7,113 करोड़ रुपए जमा है। भारत के 772 जिलों में बीजेपी के दफ्तर मौजूद हैं, 772 दफ्तर, और देश के 31 में से 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 20 राज्यों में, अकेले 14 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं अपने दम पर। अभी हम आपको सांसद दिखा रहे हैं, 240 लोकसभा सांसद, 103 राज्यसभा सांसद, कुल विधायक 1654 और 14 सीएम बीजेपी के। देश के लगभग 70% भूभाग पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारों का शासन है। 69% आबादी भी एनडीए सरकारों के राज्यों में रहती है,
इसीलिए नितिन नवीन को बहुत बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी भी मिली है। उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अब हम माघ मेले में मचे महासंग्राम की बात करेंगे, जिसमें यूपी सरकार की टक्कर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और यूपी की विपक्षी पार्टियों से हो रही है। विवाद बहुत सामान्य सा है। तस्वीरें 18 जनवरी की तस्वीरें हैं। अच्छा, हुआ क्या? यूपी सरकार ने संगम तट पर भव्य माघ मेले का आयोजन किया। मौनी अमावस्या के दिन यानी 18 तारीख को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ संगम नोस पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान वो अपने पूरे काफिले के साथ थे। इस काफिले में उनकी पालकी भी थी, जिसमें वो खुद बैठे हुए थे, और पालकी उठाने वालों के अलावा उनके आसपास करीब 200 अनुयायी और शिष्य मौजूद थे। मौनी अमावस्या होने की वजह से संगम में स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए पूरे काफिले के साथ संगम नोस तक जाना चाहते थे। पुलिस और माघ मेला प्रशासन की अपील थी कि वो रथ और पालकी छोड़ दे, पैदल ही संगम नोस तक जाएं, ताकि भगदड़ की स्थिति ना बने। दरअसल संगम नोस पर मौनी अमावस्या के दिन जबरदस्त भीड़ थी। हर साल ऐसा होता है। इस बार की मौनी अमावस्या पर ही संगम में स्नान करने के लिए 4,52,00,000 लोग आए थे। पिछले साल महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन स्नान का कितना बड़ा महत्व है। इस वजह से हर साल इस दिन लाखों करोड़ों लोग संगम तट पर आते हैं। यूपी पुलिस और माघ मेला प्रशासन श्रद्धालुओं की दुहाई देकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पैदल जाने की अपील कर रही थी। और ये अपील इसलिए थी क्योंकि पिछले साल महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन, अगर आपको याद हो, भगदड़ की एक बड़ी दुर्घटना हुई। प्रशासन नहीं चाहता था इस बार भगदड़ जैसी स्थिति बने। इसी वजह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों से कहा गया कि वो संगम नोस तक पैदल जाएं। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उनके शिष्यों ने अपील को नकार दिया। अब स्वामी मुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि मेला प्रशासन और पुलिस ने उनको स्नान करने से रोक दिया। उनके काफिले में मौजूद साधु संतों के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट के विरोध में वो धरने पर बैठे। तो हम तब स्नान करने जाएंगे जब हमारे सम्मान के साथ हमको लेके चलेंगे ये लोग। तब तक हम यहाँ हैं। यहाँ रहना भी पुण्य का कार्य होता है। कभी भी जिंदगी में हम यहाँ आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा ससम्मान। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य इस बात से भड़क गए कि उनके काफिले को क्यों रोका गया, जबकि प्रशासन किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरत रहा था और ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं कहा जा सकता। पुलिस कमिश्नर यही वर्जन कह रहे हैं। पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। संत समाज भी ये समझता है कि भीड़ में दुर्घटना की संभावना रहती है, इसलिए तय की गई व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेला प्रशासन की इस व्यवस्था को नहीं मान रहे थे, लेकिन पिछले साल महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ पर उन्होंने यूपी सरकार की व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े किए। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतना एकड़ की जमीन है, इतना एकड़ के रास्ते हैं, इतने वाहनों के लिए जगह है, उतने लोग कृपा करके आइए, बाकी लोग मत आइए ताकि अब व्यवस्था न फैल जाए, किसी के प्राण चले जाएं, ये मैं नहीं चाहूंगा। इस बारे में क्यों नहीं सतर्कता बताई गई, लेकिन नहीं किया गया। आखिर व्यवस्था क्या होती है? हम अगर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो उतना व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया है। और यहाँ तक कि लोग मर गए तो उस मृत्यु को छिपाने का भी काम आपके द्वारा किया गया, जो घोर अपराध था। तो ऐसी परिस्थिति में कोई अगर इसको कोई संज्ञा देता है तो हम गलत नहीं कह पाएंगे। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मोहब्बत और भ्रष्टाचार
कभी खत्म नहीं होते, केवल बाबू बदल जाते हैं। नमस्कार।